Okay, now come to मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक दो क्वेश्चन तो यहां से भी आने की उम्मीद है मुझे, और वैसे भी समझने में भी बहुत मजा आता है इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग, डे टू डे ऑपरेशन, इज इट राइट? इज वर्किंग कैपिटल। इसको हम ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। कुछ कैपिटल बिजनेस में हम लगाते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। लेकिन कुछ कैपिटल हम इसलिए भी लगाते हैं कि हमारा डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली चलता रहे। सिर्फ फिक्स्ड एसेट से काम नहीं होगा। मशीन ले आई आपने, लेकिन मशीन में कुछ लगता भी है, क्या? रॉ मटेरियल लगता है और लेबर्स लगेंगे, तो उनको आपको वेजेस वगैरह देना होगा, ठीक है? मशीन जहां रखोगे वहां पे रेंट लगेगा, उसके लिए पैसे लगेंगे, है कि नहीं? WIP लगेगा, पावर एंड फ्यूल लगेगा, सैलरी लगेगी, तो उसके लिए भी आपके पास फंड्स होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इज इट राइट? तो जिस तरह आपने कैपिटल बजटिंग चैप्टर में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड पूरी एनालिसिस की, कितना फिक्स्ड एसेट लगेगा, उससे कितना रिटर्न जनरेट होगा, उसी तरह आपको आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कितना फंड्स लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है। सर क्यों जानना जरूरी है? ताकि पता चले ना कितना फंड्स मुझे रेस करना है। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री चाहिए, 1 लाख रुपए डेटर्स में आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, 50 रुपए कैश बैलेंस चाहिए, तो आपको 2.5 लाख रुपए लगेगा। तो 2.5 लाख रुपए आपको रेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, समझ में आया? तो वो 2.5 लाख रुपए रेस कर सके, इसके लिए मुझे वो 2.5 लाख पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसलिए वर्किंग कैपिटल। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहां पे, यानी इस चैप्टर का जो मेन फोकस है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और बाद में फिर हम उसको रेस करेंगे। इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, जो भी है वो रेस करेंगे। लेकिन पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट को निकालना हम सीखते हैं, इज इट राइट? तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखना, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट मतलब ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए लगने वाला है, जैसे इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डेटर, कैश इन हैंड। उसमें से कुछ पोर्शन करंट लायबिलिटी द्वारा फाइनेंस हो गया, है कि नहीं? उसमें से कुछ पोर्शन ऑलरेडी करंट लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर ले लेते हैं। क्रेडिटर ने हमें मान लो क्रेडिट दिया, उससे हमने रॉ मटेरियल लिया। एक तरफ मेरी करंट एसेट में रॉ मटेरियल भी है और दूसरा उसको फाइनेंस किया क्रेडिटर ने, तो उतना रॉ मटेरियल उतने क्रेडिटर द्वारा फाइनेंस हो गया। अब हमें बैलेंस निकालना, बैलेंस तो चाहिए। क्रेडिटर हो सकता है मेरा पूरा करंट एसेट को फाइनेंस ना करे, इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जितना करंट लायबिलिटीज द्वारा फाइनेंस हो गया हो अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर का क्या? उसका ऊपर का अमाउंट इज वर्किंग कैपिटल, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू रेज फाइनेंस फ्रॉम अदर सोर्सेस, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ये फंड्स बिजनेस में अगर नहीं हुआ तो बिजनेस स्टॉप हो सकता है। कुछ एयरलाइन बंद हो गई, मैंने पूछा सर क्यों बंद कर दिया? बोला
अरे फ्यूल के लिए पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, पायलट ने उड़ाने से मना कर दिया फ्लाइट, एयर होस्टेस बोलती मैं फ्री में नहीं जाऊंगे तो बंद हो गई। ऐसा नहीं था, उनके पास कैपिटल एसेट नहीं था। प्लेन खड़े हैं जाने के लिए, पायलट नहीं तैयार जाने के लिए, एयर होस्टेस तैयार नहीं है, जो कंपनी उनको ऑयल सप्लाई करती है वो ऑयल सप्लाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया। तो वर्किंग कैपिटल खत्म होने से बिजनेस रुक जाता है, ठीक है, कभी कभी बंद हो जाता है, क्योंकि सप्लायर आपको सप्लाई नहीं करेगा, इंप्लॉइज काम नहीं करेंगे, बहुत सारे जो नॉर्मल अदर एक्सपेंसेस है वो लोग फिर आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए आपका काम रुक सकता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का मतलब दोज एसेट विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल generally less than 1 year, generally less than 1 year, and they are constantly being transformed into other forms. तो करंट एसेट का एग्जांपल 1-2 बताओ जरा। स्टॉक, जनरली स्टॉक को हम बहुत सालों तक नहीं रखते हैं, ऑफ कोर्स कुछ बिजनेस में रखते हैं, जैसे लिकर बिजनेस हो गया, वहां पे 20-20 साल तक हम लोग वाइन को स्टोर करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, बहुत हाई प्राइस पे बिकती है। इन जनरल इन्वेंट्रीज को आप इतने समय के लिए होल्ड नहीं करते हो। डेटर्स हो गया, ये रोटेट होता रहता है। करंट एसेट की खासियत क्या है? रोटेट होता रहता है, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म। रॉ मटेरियल से WIP हो जाता है, WIP से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर्स, डेटर से कैश। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? These are those liabilities which are required to be settled within a short duration, normally up to 1 year. Example of current liabilities देखना, creditor, outstanding expense, tax provision, proposed and unclaimed dividend, short-term loan, bank overdraft, cash credit. Okay, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने वर्किंग कैपिटल का मतलब समझा, उसकी इंपॉर्टेंस समझी, करंट एसेट का मतलब समझा, करंट लायबिलिटीज का मतलब समझा। अब क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल को हम कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, थियरी क्वेश्चन के लिए, समझने के लिए भी, और इसकी फाइनेंसिंग कैसे करते हैं वो भी जानने के लिए। तो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन फैक्टर, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल कैन बी gross working capital or net working capital. Based on factor, permanent working capital, temporary working capital. Based on concept, अभी आपने देखा gross working capital, net working capital. तो gross working capital means only current asset will be considered. Net working capital means current asset minus current liabilities. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? तो फिर याद रखना हम नेट वर्किंग कैपिटल ही कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछा गया है तो उस केस में सिर्फ करंट एसेट का टोटल कैलकुलेट करेंगे। बेस्ड ऑन फैक्टर, टाइम फैक्टर, बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड दूसरे को हम बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट और टेम्पररी में क्या डिफरेंस है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। ओके, दैट इज वाई परमानेंट, ये हर वक्त बिजनेस में रहता है, इसलिए हम इसको कोर वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। इज इट राइट? स्लैक सीजन में भी ये वर्किंग कैपिटल हम रखते हैं अपने पास। स्लैक मतलब जब थोड़ा बिजनेस का वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे मान लो आप एक वुलन गारमेंट कंपनी हो, जून का महीना है, तो क्या आप बहुत स्टॉक रखोगे? थोड़ा तो रखोगे ही, एकदम बंद करके तो नहीं चले जाओगे।
दैट इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। लेकिन फिर जब ठंड का मौसम आता है तो आपका स्टॉक बढ़ गया, डेटर्स बढ़ गए, तो दैट जो इंक्रीज हुआ दैट इज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ओके, क्या परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमेशा ही परमानेंट रहेगा? परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज नॉट ऑलवेज परमानेंट। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उस समय आपके पास 2 लाख रुपए का सेल होता था, तो आपने 20,000 रुपए का परमानेंट वर्किंग कैपिटल रखा। 5 साल बाद आपका बिजनेस बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ रुपए हो गया, तो क्या अभी भी आप 20,000 रुपए वर्किंग कैपिटल रखोगे? नहीं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, लॉन्ग रन में परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा एक हाई वॉल्यूम को सपोर्ट करने के लिए, है कि नहीं? बिजनेस बढ़ता तो आपका इन्वेंट्री का लेवल भी बढ़ता है ना, बोलो हाँ। हाँ, लेकिन कभी कभी फर्म की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। पहले फर्म की पॉलिसी थी कि हम 3 महीने का स्टॉक रखेंगे, बाद में नई मैनेजमेंट आई, उसने कहा नहीं 3 महीने का स्टॉक क्यों रखना, जस्ट इन टाइम टेक्निक फॉलो करो। व्हाट इज जस्ट इन टाइम? जब चाहिए तब परचेस करो, अपने पास क्यों स्टॉक रखने का, क्यों अपना पैसा लगाने का, अपना स्पेस लगाने का, है कि नहीं? तो धीरे धीरे क्या हो गया, फर्म की पॉलिसी चेंज हो गई। 3-4 महीने का स्टॉक रखने से अच्छा है सैंपल रखो सिर्फ। कस्टमर आया, बोलेगा मुझे फ्रिज चाहिए, उसको फोटो दिखाओ, ये रहा फ्रिज, ठीक है, ये उसकी फीचर्स दिखाओ, ये टी पे दिखाओ, फ्रिज ऐसे ऐसे घूमता हुआ आएगा, लेकिन फ्रिज नहीं। बोलो पसंद आया? असल भी ऐसे ही दिखेगा, जो टीवी पे दिख रहा है वही दिखता है। चाहिए क्या? बोलेगा हाँ। ऑर्डर लिया, फिर आपने फोन किया मैन्युफैक्चरर को या किसी बड़े होलसेलर को और वहां से मंगा के दे दिया। आपका क्या लगा? कुछ नहीं। आजकल ऐसा होता है, आप जाके देखो किसी डीलर के शॉप में बहुत सारे आइटम्स नहीं रहेंगे। कार की शोरूम में जाओ, एक ही कार रहेगी सिर्फ डेमो के लिए। आप बोलेंगे नहीं मुझे थोड़ा सा दूसरा चाहिए, बोलेगा अरे ऐसा ही होता है, ये लो फोटो देख लो, कैटलॉग देखो। पेंट की दुकान में जाओगे, मुझे पेंट करवाना, आपको पेंट नहीं दिखाता, एक वो फोटो दिखाएगा आपको कैटलॉग, इसमें पेंट सिलेक्ट करो, कितने बॉक्स चाहिए सिलेक्ट करो, उसके बाद वो मंगा लेगा। दैट इज जस्ट इन टाइम। इससे क्या हो गया, हमारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो गया अभी। इज इट राइट? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है जो सिचुएशन और सीजन के हिसाब से चेंज होते रहती है। वुलन गारमेंट कंपनी क्या करेगी, सर्दियों के मौसम में बहुत सारा स्टॉक रखेगी, फिर वापस जब गर्मी आती है तो लोअर लेवल पे, लेकिन जीरो नहीं करती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल पे आ जाती है, इसलिए फ्लक्चुएट होता है। तो इसको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, टेम्पररी भी बोल सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी बोल सकते हैं। स्लैक सीजन में हम इसकी रिक्वायरमेंट को जीरो भी कर सकते हैं। किसकी रिक्वायरमेंट को जीरो तक ले आएंगे? टेम्पररी को। परमानेंट को हम जीरो पे नहीं ला सकते हैं। फिर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ, डोंट वरी, कि हमें वर्किंग कैपिटल को परमानेंट और टेम्पररी में डिवाइड करने की क्या आवश्यकता है? अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल है तो उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज द्वारा फाइनेंस किया जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट है। तो इसलिए हम परमानेंट पोर्शन को इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंस करेंगे। और अगर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है, हमें ज्यादा दिनों के लिए फंड्स नहीं चाहिए, तो उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। एक बार रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, पैसा वापस कर दिया, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और ठीक है, देयर आर टू व्यूज अबाउट परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एक शॉर्ट रन में परमानेंट वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, दिख रहा है शॉर्ट रन में, ये डायग्राम के ऊपर लिखो शॉर्ट रन डायग्राम। शॉर्ट रन यानी कुछ महीनों के लिए अगर हम देखते हैं तो ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम कुछ सालों में कंपेयर करें लॉन्ग रन में, तो ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी चेंज होगा। दिख रहा है ये बढ़ गया इस एग्जांपल में। अभी जरूरी नहीं कि बढ़ेगा ही हर बार, जैसा कि मैंने कहा अगर आपने पॉलिसी चेंज कर दी लॉन्ग रन में तो घट भी सकता है।
पहले कंपनी स्टॉक रखती थी, ठीक है। अब धीरे धीरे कंपनीज ने क्या किया है, स्टॉक रखना कम कर दिया है। वो सिर्फ कैटलॉग, फोटोज, आजकल वो आईपैड लेकर भी बैठे रहते हैं उनके सेल्समैन, ठीक है। बोलेंगे आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, लो आईपैड में देख लो, ठीक है, पसंद करो कौन सा मॉडल चाहिए, एडवांस जमा करके जाओ, 2 दिन बाद आके ले जाना। इज इट राइट? आपने कभी ऐसा किया है? कौन से प्रोडक्ट के लिए? लेंस कार्ट, वाह। हाँ, आजकल ये सब कंपनी से अपने सारे डीलर्स को वो आईपैड वगैरह पे पूरा कैटलॉग, पूरा एक्सप्लेनेशन सब दे देते हैं, पूरा वीडियोस दे देते हैं, लेकिन स्टॉक नहीं रखते हैं। जब आप ऑर्डर दोगे उसके बाद ही वो आपको डिलीवरी देते हैं। इसका मतलब उनका पॉलिसी चेंज हो गया है। अभी एक आदमी छोटे शोरूम से भी बड़ा व्यापार कर सकता है अब, क्योंकि स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये 4 पैराग्राफ आपने पढ़े अब तक, 3-4 पैराग्राफ, उसमें सिर्फ ज्ञान की बातें थी। अब हम आते हैं काम की बातों पर। मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में हर साल वही क्वेश्चन घूम फिर के आता है, हाउ मच वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, सो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स, ओके। उसमें भी सिर्फ ये 2 मेथड पे क्वेश्चन आते हैं, पहले और दूसरे पे। डिस्कशन के लिए हम तीनों डिस्कस कर लेंगे, तीनों चारों। एक होता है, जो आपकी बुक में लिख लो जरा, ऑपरेटिंग साइकिल, अंडरलाइन करो, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। फर्स्ट सेंटेंस ही स्टार्ट हो रहा है ना ऑपरेटिंग साइकिल से। पॉइंट नंबर 3, ऑपरेटिंग साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में हम चर्चा करेंगे पैराग्राफ 4 में। ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसलिए उस समय इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, करंट एसेट होल्डिंग पीरियड मेथड। ये भी हम अगले पेज में डिस्कस करेंगे डिटेल में। 2 मेथड रुक जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी ही है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एंड बेस्ड ऑन करंट एसेट होल्डिंग पीरियड। तीसरा है रेशियो ऑफ सेल। कुछ कंपनी अपने सेल के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करती है और कुछ कंपनी रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ सेल, ये 2 मेथड एग्जाम में नहीं के बराबर ही आते हैं। सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आए तो लिख देना, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, होल्डिंग पीरियड मेथड, एज अ रेशियो ऑफ सेल, एज अ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एक कंपनी है जिसकी पॉलिसी है कि अगर हमारा सेल एक अमाउंट एक्स होगा तो हम उसका 30% वर्किंग कैपिटल में रखेंगे। तो क्या पॉलिसी इन्होंने डिसाइड की है? सेल का 30%। इस साल इनकी एस्टिमेटेड सेल है 20 करोड़, तो इनका एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल क्या होगा? 30%। अगर ये उनकी पॉलिसी 30% की हो तो अगेन ये 30, 40, 10, 20 कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। उनका एस्टिमेशन रहता है, उनकी एक फिलॉसफी रहती है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। उसी तरह कुछ कंपनी क्या करती है, अपने फिक्स्ड एसेट का कुछ प्रपोर्शन वर्किंग कैपिटल में रखती है। इज इट राइट? यानी इनका पॉलिसी क्या है कि अगर मेरा फिक्स्ड एसेट एक एक्स अमाउंट है तो मेरा वर्किंग कैपिटल एक 30% या 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट के बराबर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल वापस मैंने वही लिखा है। सपोज एक कंपनी की फिक्स्ड एसेट 20 करोड़ है और इस कंपनी की मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि फिक्स्ड एसेट का 30% हम वर्किंग कैपिटल में रखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा यहाँ पे? 6 करोड़। ऐसे क्वेश्चन आजकल आने बंद हो गए, ठीक है। हाँ, ऐसे आते भी नहीं थे और आते भी नहीं रहेंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट जो आपने पढ़ा, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स वर्किंग कैपिटल साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स कैश साइकिल। Why it is called cycle?
बिकॉज इट इज द टाइम टेकन टू कन्वर्ट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, टू कन्वर्ट कैश इनटू रॉ मटेरियल इनटू WIP into finished goods into debtors, and debtors again into cash. Is it right? हर एक स्टेज पे टाइम लगता है. जैसे मैंने 1 लाख रुपए के पहले रॉ मटेरियल परचेज किए, मेरे पास 1 लाख रुपए था, इसके मैंने रॉ मटेरियल परचेज किए, तो अब ये इधर आ गया ये 1 लाख. अब रॉ मटेरियल ऐसा नहीं कि मैंने खरीदा तो इमीडिएटली वो चला गया फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बनने के लिए. कुछ कंपनी की पॉलिसी होती रहती है कि हम रॉ मटेरियल 2 महीने का स्टॉक में रखेंगे, ताकि अगर कभी 2 महीने तक सप्लाई नहीं भी आई तो भी हमारा काम चल सकता है कि नहीं. ऐसा होता है ना. अब ये जो पावर जनरेटिंग कंपनी होती है वो तो 6-6 महीने का कोल स्टॉक में रखती है, क्योंकि कोल की अगर सप्लाई नहीं आई तो उनका तो काम धंधा रुक जाएगा, है कि नहीं. तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये 2 महीना स्टॉक रखेंगे रॉ मटेरियल का. तो हर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 2 महीने बाद जाकर वो फैक्ट्री में जाता है. वो आने के बाद वो रुकता है. पहले से ही वो ऑलरेडी मेरे पास रॉ मटेरियल है ना, तो वो घूमता रहता है. तो सबकी बारी कितने समय के बाद आती है? 2 महीने के बाद आती है. उसके बाद ये चला गया फैक्ट्री में. अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या बना रहे हैं. कभी कभी WIP में भी टाइम लगता है. इज इट राइट? मान लो WIP में 1 महीना लग गया. आजकल इतना समय लगता नहीं, बहुत सारी चीजों में लग भी सकता है. डिपेंड करता है ना क्या है. मान लो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, तो फिर तो WIP बहुत साल हो जाता है. वहां भी 1 महीना क्या, वहां पे तो 2 साल WIP है. साल भर WIP में रह जाता है वो. इज इट राइट? आपने क्या कहा? वाइन में तो 2-3 साल 5 साल भी लग सकते हैं WIP में. ठीक है. तो डिपेंड करता है वो क्या है. हमने एग्जाम्पल के लिए 1 महीना अज्यूम किया है. उसके बाद वहां से वो फिनिश गुड्स में वेयर हाउस में चला गया. फिनिश गुड्स में जाते साथ ही बिक जाएगा ऐसा तो नहीं है. तो वहां पर भी 1 महीना हम उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद फिर वो बिकता है. उसके बाद वो चला गया यहाँ. वही चीज घूमते घूमते भी यहाँ पहुंच गए. डेटर भाई साहब 3 महीने लेंगे, उसके बाद पैसा देंगे आपको. तो हमारा टोटल समय कितना लग गया इस प्रोसेस में? 2 + 1 + 1 + 3 कितने हो गए? 7 महीने. इसको हम बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल. इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल. 7 महीना में आपका ये पूरा कैश रोटेट होकर आया. ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा आएगा. क्यों? क्योंकि हर एक स्टेज पे कुछ वैल्यू एडिशन भी होती है ना. तो आप 100 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लाख में थोड़ी बेचते हो. जितनी ये साइकिल घूमेगा उतना अच्छा है. बिकॉज एवरी साइकिल विल जनरेट सरप्लस. इज इट राइट? तो हमें कोशिश करनी चाहिए बिजनेस में इस साइकिल को ज्यादा से ज्यादा रोटेट करने की. जितना ज्यादा रोटेट होता है उतना अच्छा है, उतनी बार सरप्लस जनरेट होता है. तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं. पहले हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को हमने WIP में भेजा, तो दैट इज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. फिर WIP में ये कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में. टिल दैट टाइम इट इज WIP होल्डिंग पीरियड. फिर फिनिश गुड्स वेयरहाउस में चला गया, फिर वो सेल होता है. टिल दैट टाइम इट इज फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड. और बाद में डेटर से हमें पैसा मिलता है, दैट वी विल कॉल डेटर कलेक्शन पीरियड. डेटर स्टोरेज पीरियड की जगह उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर कलेक्शन. स्टोरेज की जगह कलेक्शन. स्क्रीन पे गलत है, बुक में सही है. ठीक है. तो अगर मुझे ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज या मंथ, तो पहले क्या करना? ये 4 नंबर कैलकुलेट कर लेना. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसकी फॉर्मूला नीचे लिखी हुई है और आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में भी पढ़ा है. WIP होल्डिंग पीरियड,
फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कभी कभी आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी पूछ सकते हैं। उस केस में क्या करना है, ये तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हो गया, लेकिन कभी कभी क्रेडिटर से आपको भी तो उधार मिलता है, उतना माइनस कर देना, माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, दैट इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब हम नीचे आएंगे, ये सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के रखना अपनी बुक में कहीं पे। हाउ डू यू कंप्यूट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड? उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि हमने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन एन एवरेज आप कितना स्टॉक रखते हो, डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। रोज का कितना कंजम्पशन है। लॉजिक सिंपल है कि अगर मैं 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल रखता हूं स्टॉक में और रोज मेरा मान लो 20,000 रुपए का रोज का कंजम्पशन है, सिंपल है ना, 2 लाख का रॉ मटेरियल मेरा प्रतिदिन 20,000 रुपए का कंजम्पशन है, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये कितने दिनों तक लास्ट करेगा? 10 दिन लास्ट करेगा, यानी ये 10 दिनों की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। तो दैट इज माई रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इज इट राइट? एज सिंपल एज दिस। भूल भी जाओगे तो लॉजिक थोड़ा याद रखना कि ये रॉ मटेरियल कितने दिनों तक कंज्यूम हम कर सकते हैं। तो हर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में जाने में कितना दिन लगता है? यहाँ पे 10 दिन। वो रोटेट होता रहता है 10-10 दिन के बाद। ओके, एक और तरीके से मैं निकाल सकता हूं, वो भी मैंने आपकी बुक में यहां लिख दिया है कि अगर मान लो आपको रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो दिया हो, तो उसके लिए एक सिंपल क्या करना, 365 डिवाइड बाई रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। फिर आप पूछेंगे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो पिछले चैप्टर में बताया मैंने रेशियो एनालिसिस में। टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर आपको मान लो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ही दिया हुआ है डायरेक्टली, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको मान लो ये एवरेज स्टॉक दिया है, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया है, तो उस केस में वो पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाऊंगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा। एक तो पहले लॉजिक क्लियर हो जाएगी, दूसरे बाद ये प्रूफ भी हो जाएगा कि दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आता है। एक बार मन को तसल्ली हो गई कि हाँ आंसर सेम आता है, फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लिखो, नोटबुक लाए। सिर्फ मैं रॉ मटेरियल को आपको डिटेल में समझाता हूं। जो लॉजिक रॉ मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होगी वही आप बाकी सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले लिखना एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या लिखोगे? एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन में 36,50,000। उसके बाद लिखना है डेली कंजम्पशन। तो एवरेज डेली कंजम्पशन कितना होगा? अज्यूम करेंगे साल में 365 डेज है, तो एवरेज डेली कंजम्पशन 10,000 रुपीज होगा। ये सारा फिगर रुपीज में। भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर आपको दिया हुआ है 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2,20,000। मैंने ओपनिंग क्लोजिंग क्यों दिया आपको अलग अलग? एवरेज। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हो क्वेश्चन में, तो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक निकालना है आपको, क्योंकि कम बेसी होता रहता है ना। कोई भी बिजनेस में रॉ मटेरियल एकदम सेम अमाउंट थोड़ी सालों भर चलेगा, वो घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन एज अ फाइनेंस मैनेजर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लेकर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए कुछ तो नंबर चाहिए,
तो कौन सा नंबर लेते हैं हम? एवरेज। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करते हैं इसीलिए कि हमें एक अंदाज लग जाए। तो अब जरा बताओ, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको एग्जाम में और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,80,000 प्लस 2,20,000 डिवाइड बाई 2 लाख आ गया। तो एग्जाम में आपको ये 3 लाइन सिर्फ दी जाएगी और उसमें से आपको ये रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना है। एक कैलकुलेशन ये था, एक कैलकुलेशन ये हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। तो नीचे लिखो अभी रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, RMSP लिखो, RMSP। सर ये RMSP कौन सी पार्टी का नाम है? अरे किसी पार्टी का नाम नहीं है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के नाम इसी टाइप के हो गए हैं, है कि नहीं? जनरली पी पे जाके खत्म होता है। तो RMSP इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। अभी उसके नीचे लिखना 2 लाख, ये हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया 2 लाख, बोलो ना हाँ, डिवाइड बाई एवरेज कंजम्पशन पर डे 10,000। यानी ये जो रॉ मटेरियल है कितने दिनों तक लास्टिंग करेगा? 20 दिन। तो फर्स्ट फॉर्मूले से हमारा आंसर आया 20 दिन। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या सेकंड फॉर्मूले से भी हमारा आंसर 20 दिन आएगा। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो पहले निकालना होगा। उसके लिए रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 36,50,000 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 2 लाख। तो पहले आपको 36,50,000 डिवाइड बाई 2 लाख करो। लिखो नीचे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो पहले वो निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन या एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी साल की कंजम्पशन है 36,50,000 और एवरेज रखते हो आप 2 लाख। तो 2 लाख से 36,50,000 का काम कैसे निकल जाता है आपको? उसी स्टॉक को आप 18.25 टाइम्स रोटेट करते हो। समझे? बिजनेस में इसको रोटेट करना बोलते हैं। उसी 2 लाख से बार बार रोटेट करना है साल में 18.25 टाइम। तो ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। साल में रॉ मटेरियल 18.25 टाइम्स टर्नओवर उसका है। अब लगाओ ये फॉर्मूला नीचे, देयरफॉर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड इज इक्वल टू 365 अपॉन RMTR। वापस 20 डेज आ गया। अगर हमें मंथ्स में आंसर निकालना हो तो 12 डिवाइड बाई रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो लिखेंगे। मंथ्स में निकालना हो, वीक्स में निकालना हो तो 52 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो लिखेंगे। तो उसके हिसाब से आप क्या यहाँ पे आंसर चेंज होगा, मंथ्स, वीक्स, डेज एटसेट्रा, जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप डेज में कैलकुलेट करके आ जाना, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मंथ्स, वीक्स में पूछा जाए तो ये 12 या 52 लेना है आपको। समझ में आ गया? प्रोफेशनल एग्जाम में आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज का हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं नीचे WIP होल्डिंग पीरियड। आपकी बुक में लिखा हुआ, अभी लिखना मत। WIP होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक ऑफ WIP अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ, अभी यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है। रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेना है सिर्फ, लेकिन WIP में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इसमें रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर 365 बाई
WIP टर्नओवर रेशियो। WIP टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? आपकी बुक में लिखा हुआ, आप मत लिखो। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। WIP निकालना हो तो WIP, और इसी तरह से फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। वापस देखना, ये चेंज होता जा रहा है। इस बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है आपको, बिकॉज फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेट से होती है। अगर आपको FG टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 365 बाई FG टर्नओवर रेशियो। FG टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपने पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक, कि कितनी बार यूज भी किया हमने। डेटर कलेक्शन पीरियड, भले हम इसको डेटर बोले, बट इट इज एक्चुअली डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल मीन्स डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल ओनली पर डे। टोटल सेल दिया है, कैश सेल दिया, तो पहले क्रेडिट सेल निकाल लेना, क्योंकि डेटर्स को हम क्रेडिट में बेचते हैं, कैश में तो हम उनको बेचते ही नहीं है, तो उससे हमारा कलेक्शन पीरियड अफेक्ट ही नहीं होगा। और अगर टर्नओवर रेशियो दिया तो 365 बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं बोलो? क्रेडिट सेल, एनुअल क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। ठीक है, डेटर एवरीवेयर इन दिस फॉर्मूला इंक्लूड्स bills receivable, and sales here everywhere means credit sale. Sales will be always credit sale and debtors will be including bills receivable. तो ये चारों को पहले निकाल लेंगे, ऐड करेंगे, आपका आ गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल। उसके बाद क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, वो कैसे निकालते हैं? एवरेज अकाउंट्स पेबल, सबकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है, अपॉन एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। Creditor will include bills payable. Accounts payable means creditor plus bills payable. और एक और चीज ध्यान रखना, ये क्रेडिट परचेजेस लेना है आपको। यहां पे स्टूडेंट गलती करता है एक, वो टोटल परचेज ले लेता है। टोटल परचेज नहीं लेना है, क्रेडिट परचेज। दूसरा एक और गलती करता है, वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन ले लेता है यहां पे पर डे। Raw material consumption and raw material purchases are not necessarily equal, are not necessarily purchase और consumption equal होगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग है तो परचेज और कंजम्पशन अलग होगा। तो हमें क्या करना है? परचेज लेना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं लेना है। ओके। और 365 बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपकी बुक में देखिए, इस टोटल क्रेडिट परचेजेस, सेल्स वर्ड हटा दो, टोटल क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। टोटल क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। फिर से दो बात, जहां जहां क्रेडिटर लिखा है इस फॉर्मूले में, पॉइंट नंबर 5 में, इट इंक्लूड्स बिल्स पेएबल, और जहां जहां परचेज लिखा है इट हैज टू बी क्रेडिट परचेज। अब एक कॉमन बात सबके लिए, हमें डिनोमिनेटर में कई जगह एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज स्टॉक, एवरेज रॉ मटेरियल लेना है, लेकिन स्टूडेंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग चाहिए ना, तो ओपनिंग नहीं दिया तो क्या करेंगे? इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, नीचे नोट लिख दिया है मैंने, आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ा, क्लोजिंग बैलेंस कैन बी टेकन। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, उस केस में क्लोजिंग बैलेंस से काम चला लेना। ठीक है, आइए हम सब चले एक क्वेश्चन की ओर।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, from the following information of XYZ Limited, you are required to calculate net operating cycle period, number of operating cycles in a year. राइट हैंड साइड रुपीज। क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करो। पहले लिखा है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पूरे साल भर का रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। इन दोनों फिगर्स को यूज करके आप रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकाल सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री दिया है और एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री दिया है, मतलब ये पूरे साल का फिगर है और ये एवरेज स्टॉक जो आपके पास में रहता है। तो इन दोनों नंबर को यूज करके WIP होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। फिर ये पूरे साल भर की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो बनी है और ये एवरेज स्टॉक ऑफ स्टॉक हेल्ड दिया हुआ है, तो इन दोनों को यूज करके फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड आएगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। तो 3 कैलकुलेशन आपको करने होंगे। एक अच्छा काम इन्होंने किया यहां पे, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर 45 डेज कैलकुलेट करके हाथ में दे दिया, तो इसको एज इट इज ले लेना। एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड भी दे दिया है 30 डेज, तो 2 कैलकुलेशन उन्होंने खुद ही कर दिया। नंबर ऑफ डेज 360 लिखा है। अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डेज या मंथ्स दिया है तो वही लेना है। फिर 365 लेके सॉल्व करोगे, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने फिर इंस्टीट्यूट की इज्जत नहीं रखी। आपने कहा तुमको जो देना हो दो, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो बोलेगा अच्छा हमसे पंगा, आओ तुम फाइनल में, कैसे आते हो। सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लेते हैं। ये एक बार आ गया तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर क्या होगा, 360 अपॉन नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अगर एक साइकिल में 50 दिन लगते हैं तो एक साल में कितनी बार साइकिल घूमेगा, ठीक है, कितनी बार ये साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल रोटेट होगा, देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। एक यहां पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। फिर कैलकुलेशन लिखेंगे और यहां लास्ट में नंबर ऑफ डेज, 5 कॉलम। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, नंबर ऑफ डेज लिख दिया। सिर्फ 3 कैलकुलेशन करने हैं, बाकी तो सब दिया हुआ है। पहला पॉइंट ए लिखेंगे, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो मैं यहां पे मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, या दूसरा 365 बाई रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। कौन सा लूं? पहला। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो अगर यूज करना तो पहले आपको एक वर्किंग नोट बना के उसे निकालना पड़ेगा, तो टाइम कहां ज्यादा लगेगा, सेकेंड फॉर्मूले में। अगर रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो दिया होता तो सेकेंड फॉर्मूला जल्दी से यूज कर लेना आप, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन
एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे, कंज्यूम्ड पर डे। अब जरा क्वेश्चन में जाओ, वहां पर आप देखोगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 है और पूरे साल का 6 लाख रुपए है, तो पर डे डिवाइड बाय 360 होगा। तो पहले अपने कैलकुलेटर पे क्या करो, अगर आपको डिवाइड बाय 360 करना मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 360 ऊपर कर सकता हूं, बोलो ना हाँ। तो आप कैलकुलेटर पे क्या करो, पहले 50,000 इंटू 360 करो, फिर डिवाइड बाय 6 लाख करो, तो थोड़ा इजी लगेगा आपको। कितना आया? 30 डेज। वेरी गुड। पॉइंट नंबर WIP होल्डिंग पीरियड। तो यहां लिखना है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। थोड़ी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, और मॉड्यूल से कोई दूसरी रेफरेंस बुक से। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, छोटी मोटी डिफिकल्टी आपको आएगी तो मुझसे पूछ लेना। 30,000 दिया हुआ ना एवरेज WIP, डिवाइड बाय 5 लाख, और ये 5 लाख को 360 से डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर पे क्या करो, 30,000 टाइप करो, इंटू 360 टाइप करो, फिर डिवाइड बाय 5 लाख करो, तो जल्दी आ गया आंसर। बोलो कितना आया? 21.6 आया। उसको 22 कर दो ना, इज राइट। राउंड ऑफ कर सकते हैं। फिर लिखना फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। एग्जाम में शॉर्टकट मत लिखना है, RMSP मत लिखना, पूरा लिखना। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। जितने अच्छे से आप लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमें लिखना ही है तो क्यों नहीं अच्छे से लिखें, है कि नहीं। 8 लाख आपका साल भर का फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री बना है, डिवाइड बाय 360। कैलकुलेटर पे पहले 40,000 लो, इंटू 360 करो, डिवाइड बाय 8 लाख, 18 हो गया। बस कैलकुलेटर को छोड़ दो अब। पॉइंट नंबर D थोड़ी देर के लिए, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। अब ये कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पे लिखो गिवन। उन्होंने खुद ही 45 डेज दिया है, देखो लास्ट के तीसरी लाइन में। तो पॉइंट नंबर E, रुको 1 मिनट। अब लिखो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड A प्लस B प्लस C प्लस D। ये ऊपर के 4 जो कैलकुलेशन हुए हैं सिर्फ उनको जोड़ दो, 115 डेज आ गया। पॉइंट F लिखना, लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ये भी लिखो गिवन। $30 डेज, 30 डेज है ना। देयरफॉर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड E minus F is 85 days. Okay.
उसके नीचे लिखना, उसको क्लोज कर दो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, 360 days divided by net operating cycle period, 360 by 85, 4.23 टाइम्स, इस साल पूरा 4 कंप्लीट होगा, ये 0.23 इस साल थोड़ा होगा, बाकी अगले साल होगा, तो चलता रहेगा वो। इज इट राइट? तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो वापस जरा वर्किंग कैपिटल साइकिल की सिग्निफिकेंस पढ़ लें, आपकी बुक में 4 पॉइंट है, थ्योरी क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी नीड टू लर्न वर्किंग कैपिटल साइकिल? एक तो हम अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने देखा कि हमें हर स्टेप पे कितना टाइम लग रहा है। रॉ मटेरियल में कितना टाइम लगा, WIP में कितना लगा, फिनिश गुड्स में कितना लगा, डेटर्स में कितना लगा, क्रेडिटर में कितना लगा। जब ये हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि क्या कोई तरीका है, कोई उपाय है, कुछ प्रोसेस में हम चेंज ला सकते हैं जिससे ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो जाए, है कि नहीं? हो सकता है आप रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड थोड़ा कम कर दो। अगर आपको लगता है रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जब चाहे मंगा सकते हैं, तो क्यों अपने पास इतना स्टॉक रखना, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको लगता है ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल क्रिटिकल है, इजीली अवेलेबल है, तो उसका स्टॉक रखना। WIP को भी कम कर सकते हो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाओ। आजकल टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करेंगे अच्छे से तो जो काम 1 महीने में हो सकता है वो 20 दिन में हो सकता है। इज इट राइट? तो ये आपको कब पता चलेगा कि आपको अपने प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है? जब पहले आप कैलकुलेट करके ये पता करोगे कि अभी समय लग कितना रहा है। सो इट हेल्प्स द कंट्रोल द टाइम लैग इन प्रोसेस हो गया। इससे हमें सरप्लस जनरेशन का पता चलता है। जितनी बार ये साइकिल रोटेट होगा, हर साइकिल एक सरप्लस जनरेट करता है। मोर द नंबर ऑफ साइकिल, मोर द सरप्लस जनरेशन। इससे पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर बी सिमिलर है। फंड्स रोटेशन का पता चलता है। मोर द नंबर ऑफ साइकिल, बेटर फॉर द कंपनी। आपका फंड्स बार बार रोटेट हो रहा है, फंड्स ब्लॉक नहीं हो रहा है। ओके। एंड पॉइंट नंबर 4, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। जब तक ये साइकिल घूम रही है तब तक ये कंपनी गोइंग कंसर्न है। जब ये साइकिल अगर कहीं बीच में बंद हो गई, पैसा रोटेट होना बंद हो गया, मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हो जाएगा। कंपनी विल नो लॉन्गर बी अ गोइंग कंसर्न। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल से ये सब बेनिफिट मिलता है। और एक और पॉइंट नंबर 5 आप लिख सकते हैं, यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो वर्किंग कैपिटल नीड्स की भी आप रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर सकते हो। यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन नॉर्मली कोई भी आए तो 4-5 पॉइंट्स लिखना है उसके ऊपर आपको। कितने? तो कम से कम 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे। और पॉइंट्स लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है? ऐसे रट्टा मार के नहीं चले जाना CSFG, फिर बाद में उसका फुल फॉर्म लिख कर आ गए, कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा आगे भी जो मार्क्स मिलने वाले रहेंगे, एग्जामिनर इरिटेट होके वो भी काट देगा। एक्सप्लेन करो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, लॉजिकली एक्सप्लेन करो। फाइनेंस के सब्जेक्ट में बिजनेसमैन क्या सोचेगा वैसे एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने कहा, कंट्रोल द टाइम लैग इन प्रोसेस। हर स्टेज पे आपको टाइम लैग पता चल रहा है, तो हर स्टेज पे हम कैसे अपने ऑपरेटिंग साइकिल को कम कर सकते हैं, सोचो जरा। तो आप एग्जांपल लिखो कि रॉ मटेरियल को आप GIT में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट इन टाइम में।
WIP के लिए आप टेक्नोलॉजी में चेंज लाओ, प्रोसेस में चेंज लाओ, आपका कम हो सकता है WIP होल्डिंग पीरियड। इज इट राइट? फिनिश गुड्स के लिए आप ढंग से सेल्स की एस्टिमेशन करो, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करो, अननेसेसरी प्रोडक्शन करके बैठ मत जाओ। तो इससे आपका ये जो साइकिल है वो कम होगा, आपका फंड्स कम समय के लिए ब्लॉक होगा। ये सब आपको एडिशनल वैल्यू एडिशन पॉइंट लिखने हैं थ्योरी क्वेश्चन में, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल।